Hello students, I am Vivek Wankade and we are studying Economics class 11th में Statistics for Economics. In this we are studying chapter Collection of Data. This is the final video of Collection of Data. Up to now we have already seen many of the concepts of collection of data and also the methods by which data is collected, in which primary and secondary data collection was the major part, and then after there were sampling techniques which showed that why we use sampling technique over census method, because census method is something which collects the data from each and every item of the population, and in sample method we take some sample out of the population and then the data is collected of that sample, which is relatively convenient. So if it comes to the preference, then definitely sample method is preferred over census method because of the cost and time involved, but the sample must be a nice representative of the entire population. Why so? Because if the sample is a proper representative of the population, only then we can say that yes, this sample has a reliable conclusion. Okay, so definitely it's very important that a sample should be representative of the entire population. But before concluding the chapter, let us go through certain small topics which were left during the chapter. So we are covering them in the final video. ठीक, so यहाँ पे बेटा the next topic is reliability of sampling data. सैम्पलिंग डेटा की रिलायबिलिटी, यानी कि अब देखो आपने सैंपल ले लिया, आपका टाइम भी बचा, आपका कॉस्ट भी बचा. आपने सैंपल लेने के बाद जो डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे, उसके स्टडी के बेसिस पे आपने कंक्लूजन भी निकाल लिया और रिजल्ट पब्लिश भी कर दिया. लेकिन उस रिजल्ट को भरोसा क्या उस पर लोग कर पाएंगे, क्या रिलायबिलिटी है उस डेटा की? तो वो रिलायबिलिटी वाला पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमको देखना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स आर फुल्ली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल. सैंपल ने अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पूरी पॉपुलेशन की, यदि उनको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया है तो इट कैन लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन्स और मिसलीडिंग कंक्लूजन्स. इसीलिए पॉपुलेशन, देखो क्या है, पॉपुलेशन में से आपने कुछ सैंपल निकाला, वो सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पूरे पॉपुलेशन के मन की बात आपको बता सके. यदि ऐसा नहीं है, सारी कैरेक्टरिस्टिक कवर नहीं हुई है, तो जब भी आप उस कंक्लूजन का यूज करेंगे तो ऐसे काफी सारे आइटम्स उस पॉपुलेशन के छूट गए होंगे जिनके बारे में सोचा ही नहीं जाएगा. इसीलिए एक सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है. हमारी पिछली वीडियोस में हमने देखा भी था कि इन इसेंशियल्स इट वाज वेरी मच नेसेसरी दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैंपल इज इंपॉर्टेंट, कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो सैंपल के द्वारा, ये बहुत जरूरी चीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, तो ये चीज, अब इसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले तो एक काम करें कि साइज ऑफ द सैंपल, साइज सैंपल का इतना छोटा ना रखें कि वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन का मन कवर ही ना कर पाए. फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 लोगों का डेटा गैदर करना है, तो 10,000 लोगों के डेटा को गैदर करने के लिए आप सिर्फ 100 लोग मान लो सिलेक्ट कर लोगे या 10 लोग सिलेक्ट कर लोगे, तो वो एक सफिशिएंट साइज नहीं है, वो बहुत छोटा साइज है. यदि इतना छोटा साइज आपने सैंपल का ले लिया तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कवर नहीं हो पाएगी. तो आपको सैंपल के साइज का स्पेशल ध्यान रखें. आपने पहला, यदि मान लो आपने साइज सफिशिएंट ले लिया, से फॉर एग्जांपल एटलीस्ट आपने 15-20% तो लिया है, जैसे कि मान लो 10,000 का डेटा कलेक्ट करना है, तो आप कम से कम 1,000 तक यदि रीच कर रहे हैं, तो यदि आपने इतना बड़ा एटलीस्ट सैंपल रखा है तो फिर रिप्रेजेंटेटिव होने में चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक, तो इसलिए साइज सैंपल का बहुत छोटा नहीं लेना. दूसरा, मेथड ऑफ सैंपलिंग. सैंपलिंग चाहे कितनी भी मेथड्स हो, बहुत अच्छा भी लगता हो, स्ट्रैटा बनाना, क्लस्टर बनाना, सिलेक्ट करना, ये वो रैंडम वगैरह, ये सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ये सारा का सारा तब वर्क कर पाएगा जब वो सिंपल. यदि जितना कॉम्प्लेक्स आप उस प्रोसेस को कर दोगे, उसका कंक्लूजन उतना ही रिलायबल कम रहेगा. क्यों रिलायबल क्यों नहीं रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उसमें उतने ही ज्यादा इन्वेस्टिगेटर और दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जितना ज्यादा दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट उतना ही ज्यादा बायस का चांस. इसीलिए एक सिंपल एंड एग्जॉस्टिव मतलब उसमें सारी चीजें कवर होनी चाहिए.
मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई रिसर्च किया, आप सिंपल है तो इतना सिंपल कि हमने 2 लोगों से पूछा और बात कर ली, नहीं, एग्जॉस्टिव होना चाहिए, उसमें सारी डिटेल्स आनी चाहिए और वो थोड़ा सिंपल होना चाहिए, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर नहीं ऐड होनी चाहिए। तो ये एक और तरीका है अपने सैंपल की रिलायबिलिटी बढ़ाने का। और क्या तरीका है, बायस ऑफ द करस्पॉन्डेंट्स एंड इन्यूमरेटर्स। ये मैंने आपसे कहा था कि जहां पे भी कहीं पे सम ह्यूमन एस्पेक्ट इन्वॉल्व होगा वहां पे पर्सनल बायस आने का चांस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल बायस आने का चांस बढ़ जाता है जब भी करस्पॉन्डेंट और इन्यूमरेटर्स आते हैं। तो आप क्या करें फिर, क्या करस्पॉन्डेंट यूज ना करें, इन्यूमरेटर्स यूज ना करें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप करस्पॉन्डेंट और इन्यूमरेटर्स को इन बायस के बारे में पहले से थोड़ा सा जानकारी दें कि ऐसा नहीं करें, मतलब आपको उनको पहले से इन चीजों को बता देना है कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स ही आपको चाहिए। उसके अंदर आपको अपना या उनका कुछ दिमाग वगैरह लगा के उसके ऊपर वर्क नहीं करना है, या आपको उनको पहले से थोड़ा सा क्लियर करके चलना है कि भाई करस्पॉन्डेंस। और एक भाई और चीज, बायस होता है लेकिन जब आप इसका पहले से ध्यान रख लेते हैं तो काफी हद तक बायस खत्म भी होता है। ऐसा नहीं है कि बायस बना ही रहेगा, वो बायस खत्म होने का, लेकिन उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि भाई आपको रिलायबिलिटी बढ़ानी है तो बायस आपको कम से कम करना है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस उसमें कम से कम डालिए जिसमें कुछ करस्पॉन्डेंट या इन्यूमरेटर के पर्सनल व्यू की जरूरत है। आप थोड़े से यस नो टाइप या फिर डायरेक्टली रेटिंग टाइप वाले क्वेश्चन यदि आपने डाल दिए तो वो करस्पॉन्डेंट और इन्यूमरेटर के बायस को अपने आप हटा देगा, ये चीज, तो इसका ध्यान रखें। देन ट्रेनिंग ऑफ द इन्यूमरेटर। यदि कोई इन्यूमरेटर या करस्पॉन्डेंट बिना ट्रेनिंग के फील्ड में जाता है तो वो आपके रिसर्च के रिजल्ट के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित होगा, क्योंकि जो कंक्लूजन आएगा, जो रिजल्ट या डेटा कलेक्ट करके आएगा, वो डेटा आपके बाकी के इन्यूमरेटर्स के डेटा को भी खराब कर देगा। इसीलिए हर एक इन्यूमरेटर और हर एक करस्पॉन्डेंट का प्रॉपरली ट्रेंड होना जरूरी है, उससे आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। जब भी, अब आप देखिए कई सारे न्यूज चैनल है, लेकिन व्हेन रजत शर्मा सेज समथिंग उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ता है। दिस इज व्हाई बिकॉज ही हैज अर्न्ड दैट। तो इफ ही इज इन्यूमरेटर टू समबडी और पर्सन लाइक हिम इज इन्यूमरेटर, तो उसकी रिलायबिलिटी अपने आप ही बढ़ती है, वेरी ट्रेंड विद ऑल दोस थिंग्स। सो ये एक एग्जांपल है जनरल, ठीक है, कोई किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चैनल को या इसको, ये तो हम बस बता रहे हैं कि इन्यूमरेटर्स को ट्रेन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक अनट्रेन्ड बंदा आपका काम खराब कर देगा। हो सकता है कि वो कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती, तो फिर वो ऐसा हो सकता है कि वो जो इन्यूमरेटर है उसने जो गलत डेटा लाया है उसकी वजह से बाकी का रिजल्ट भी अफेक्ट हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके सैंपलिंग डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, अब देखते हैं अगला टॉपिक। हमने दोनों मेथड सीखी, कौन सी, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। तो सेंसस और सैंपल मेथड, इन दोनों में कुछ कंपैरिजन, मतलब कुछ पॉइंट्स है, ये बहुत ही जनरल सा टॉपिक है, वैसे तो ये इसको अलग से लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए ले लिया है क्योंकि कई बार एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो आपके पास एटलीस्ट पॉइंट्स होने चाहिए। अब सेंसस और सैंपल काफी सारी चीजों में अलग अलग है, उनमें कुछ कुछ चीजें कंपेयर करने के लिए क्या पॉइंट्स। पहला तो कवरेज। कवरेज आपको पता है पॉपुलेशन के हर एक आइटम तक पहुंचते हैं सैंपल मेथड में, गलत बोल दिया ना, पॉपुलेशन के हर एक आइटम तक पहुंचते हैं सेंसस मेथड में, और उनमें से कुछ तक पहुंचते हैं आप सैंपल मेथड में। तो कवरेज ज्यादा किसका हो गया, सेंसस मेथड का बड़ा कवरेज, और सैंपल मेथड का छोटा कवरेज। यदि सुटेबिलिटी की बात करें, सुटेबल कब है, जब बहुत बड़ा एरिया है, लार्ज एरिया ही बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो फिर सेंसस मेथड पॉसिबल है क्या, नहीं। यदि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो फिर सैंपल मेथड। तो कब सुटेबल होगा, जब सैंपल साइज छोटा होगा तब सेंसस मेथड सुटेबल है, सॉरी पॉपुलेशन साइज छोटा होगा। जब पॉपुलेशन कम है, आपके रिसर्च का एरिया छोटा है, तब आप सेंसस मेथड यूज कर सकते हैं। यदि आपके रिसर्च का एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो फिर आपको सैंपल मेथड यूज करना होगा, तब हर किसी तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। और एग्जाम्पल आपने किसी से कहा हमारे यहाँ पे सेंधवा, पता करके आओ जरा सेंधवा में कितने लोगों को बबुल समोसा खाना पसंद है। अब पूरे सेंधवा की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, कैसे सबसे कांटेक्ट करें, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट।
सो सुटेबल कब है सैंपल मेथड? जब एरिया बड़ा हो, ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करना है, तब सैंपल मेथड यूज की जा सकती है। और सेंसस मेथड कब सुटेबल होगी? जब एरिया छोटा हो और पॉपुलेशन का साइज छोटा। ओके, एक्यूरेसी, सेंसस मेथड हर एक आइटम तक पहुंच रहा है, जा जाके हर किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब हर किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और हर एक आइटम अपने आंसर्स खुद दे रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी तो ज्यादा ही होगी। फिर तो सेंसस मेथड की एक्यूरेसी ज्यादा है, तो जब आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो आप सेंसस मेथड। अदरवाइज फिर सैंपल मेथड की एक्यूरेसी रिलेटिवली कम है, सेंसस के कंपैरिजन में एक्यूरेसी कम है। लेकिन यदि आपको एरर ढूंढना है तो सेंसस मेथड में एरर ढूंढना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सभी पॉपुलेशन को कैसे वापस से आप ट्रीट करोगे। लेकिन सैंपल मेथड में आप एरर ढूंढ सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एरर आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सैंपल मेथड अच्छी, सेंसस मेथड थोड़ी सी वीक है एरर आइडेंटिफिकेशन। एक्यूरेसी सेंसस मेथड की ज्यादा होगी, क्योंकि हर एक आइटम से डेटा कलेक्ट किया। अभी ये जो भी मैं बोल रहा हूं, इसको मैंने पिछले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप शांति से यदि मेरी बात सुनेंगे तो अभी भी समझ आ जाएगी, वरना आपको पुराने वीडियोस एक बार देखने पड़ेंगे जिसमें इन सब चीजों की बार बार बात हुई। ठीक, ओके। एक्यूरेसी की बात होगी। कॉस्ट, अब डेफिनेटली सेंसस मेथड हर एक आइटम तक पहुंचना है तो उसकी कॉस्ट हाई होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। सैंपल मेथड की कॉस्ट सेंसस के कंपैरिजन में काफी कम होगी, इसीलिए सैंपल मेथड ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कंपनी सैंपल मेथड क्यों प्रेफर करते हैं? कॉस्ट की वजह से। ओके ओके। देन टाइम, हर एक आइटम तक पहुंचना है तो ज्यादा टाइम लगेगा या सैंपल में टाइम कम लगेगा? डेफिनेटली सैंपल में ही टाइम कम लगेगा। सेंसस मेथड में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको हर बंदे तक पहुंचना है, हर आइटम तक पहुंचना। ठीक, ओके। देन नेचर ऑफ आइटम्स, देखो, यदि पूरे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के आइटम्स में काफी डाइवर्स नेचर है, अलग अलग नेचर, सबका अलग अलग नेचर है, तो फिर सैंपल मेथड काम करेगी क्या? नहीं, क्योंकि आप कैसे भी सैंपल सिलेक्ट करो, कुछ लोग तो ऐसे छूट ही जाएंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो जो डाइवर्स एलिमेंट्स हैं या अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके अलग अलग है, वहां पे आपको सेंसस मेथड यूज करना, क्योंकि हर किसी तक पहुंचना उसमें ज्यादा सही है, क्योंकि सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो डाइवर्स है। और यदि होमोजेनियस है, एक जैसे आइटम्स हैं, तो एक जैसे आइटम्स में सैंपल मेथड इज ओके। या रिलेटिवली कम डाइवर्स है, मे नॉट बी होमोजेनियस बट मे बी लेस डाइवर्स। यदि डाइवर्सिटी कम है, अलग अलग विभिन्नता कम है, तो फिर कुछ लोगों से भी बात की जा सकती है। लेकिन यदि डाइवर्सिटी ज्यादा है, ज्यादा डाइवर्स है, तो फिर सेंसस मेथड यूज करना बनता है। लास्ट इज वेरिफिकेशन, ये जो एक्यूरेसी के बीच में मैंने एरर वाला एक पॉइंट किया था, यदि मान लो आपको वेरीफाई करना है कि सेंसस मेथड से जो डेटा कलेक्ट किया गया है क्या वो सही है, इट बिकम्स हाईली इम्पॉसिबल कि आप सेंसस मेथड को वेरीफाई कर पाओ, क्योंकि हर एक आइटम तक दोबारा पहुंचना इज नॉट पॉसिबल। इट्स वेरी पेनफुल इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट, एफर्ट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। बट वेरिफिकेशन ऑफ सैंपल डेटा इज पॉसिबल, क्योंकि आपने ऑलरेडी कम लोगों को रिसर्च किया है, पॉपुलेशन में से जो लोग सिलेक्ट किए हैं और जिनको आपने सिलेक्ट किया है उनका डेटा कहीं ना कहीं आपके पास है, तो उन कम लोगों को कांटेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि एरर भी फाइंडिंग के लिए सैंपल बेटर है और वेरिफिकेशन के लिए भी सैंपल बेटर है। सेंसस मेथड को वेरीफाई करना बहुत डिफिकल्ट, यदि गलतियां हो गई है तो हो गई है, अब उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, वेरी हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि इतना कॉस्ट और इतना टाइम दोबारा नहीं होगा। ठीक, सो ओवरऑल टर्म्स में हमारे भोलू भाई हमको बता रहे कि सैंपल मेथड इज प्रेफर्ड ओनली इट मस्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। प्रेफरेबली, देखो सेंसस मेथड जब सेंसस होता है देश का, जनगणना होती है, तब के लिए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज सेंसस मेथड बाकी कंपनीज और बाकी के रिसर्च के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉस्ट और टाइम बहुत लगता है, एफर्ट भी बहुत लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है और लोग उसको थोड़ा टालते हैं। लेकिन सैंपल मेथड अच्छी है, कुछ सैंपल्स को रिसर्च करें और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाले, बस जो सैंपल लिया है उसने पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट एक हद तक करना चाहिए। 100% तो नहीं पॉसिबल है, बट फिर भी एक ऐसी रेंज तक जहां पे कि रिसर्च का जो रिजल्ट निकले वो कंपनी के काम आ सके या इन्वेस्टिगेटर के काम आ सके, और वो सही काम है।
तो ये चीज है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप दोनों को, सेंसस और सैंपल मेथड को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सैंपल की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये वाले पॉइंट्स हैं, जिसमें कि आप जैसा भी सैंपल सिलेक्ट करें यदि इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपके सैंपल की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये दोनों चीज। अब एरर्स देखते हैं। ओके, तो ये हमारा फाइनल सेगमेंट। अब देखो, इतना बड़ा रिसर्च जब हो रहा है या पूरी ये जो प्रोसेस हो रही है, चाहे वो छोटी भी हो, उसमें एरर्स की पॉसिबिलिटी तो है। हर जगह पे कहीं ना कहीं एरर्स होते हैं, हमने बीच बीच में पढ़ते वक्त देखे भी हैं कि कौन कौन से एरर्स होते हैं। अब स्पेसिफिकली एरर्स को यदि क्लासिफाई किया जाए तो दो टाइप के एरर्स होते हैं, एक सैम्पलिंग एरर और एक नॉन सैम्पलिंग एरर। ओके, सैम्पलिंग एरर का मतलब सैम्पलिंग से रिलेटेड है कि आपने क्या एक सफिशिएंट बड़ी अमाउंट ऑफ साइज लिया है सैंपल का, क्या आपका सैंपल जो है उसका नेचर आपने ऐसा सिलेक्ट किया है कि वो सबको रिप्रेजेंट कर पाए बराबर। तो ये सैंपल साइज से रिलेटेड मैटर है सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर्स आर एरर्स रिलेटेड टू साइज एंड नेचर ऑफ सैंपल। इस एरर को रिमूव करने का बढ़िया तरीका है, यदि आप साइज इंक्रीज कर लें तो ये सैंपलिंग एरर कम हो सकता है, या फिर आप नेचर ऑफ द सैंपल कुछ ऐसा रखें जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो। यदि वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है तो एरर आएगा, यदि आपने उसको रिप्रेजेंटेटिव में कन्वर्ट कर लिया तो एरर हट जाएगा। तो साइज बढ़ाने से सैंपल का ये वाला एरर इजीली दूर हो सकता है। इस एरर की वजह से यदि मान लो ऐसा एरर आ गया कि भाई साइज या नेचर की वजह से सैंपलिंग एरर आ गया, तो एरर से होता क्या एक्चुअली, एस्टिमेटेड वैल्यू डिफर फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू है, वैल्यू से मतलब है कि जो आपको फाइंड करना था तो एक्चुअल जो आना चाहिए था उसके बजाय जो आपका आ रहा है, सो एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू में डिफर अलग अलग हो सकते हैं। इस अलग अलग वैल्यू की वजह से आपका जो सॉल्यूशन है वो सफल है। एरर्स ड्यू टू दिस डिफरेंस इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। तो साइज की वजह से, इसकी वजह से जो एरर आता है एस्टिमेटेड और एक्चुअल में, वो इज अ रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, ये इससे हटके एक एग्जांपल लेते हैं कि एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यू, मुझे फॉर एग्जांपल आई एम अ डॉक्टर एंड आई फील दैट द टेम्परेचर यू आर सफरिंग इज 103 बट एक्चुअली इट इज 101, सो आई मे गिव यू अ टैबलेट व्हिच इज अ हेवी डोज। सो एस्टिमेटेड और एक्चुअल में डिफरेंस आने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि वो साइज से रिलेटेड है या रिप्रेजेंटेटिव वाला प्रॉब्लम है नेचर का, तो रिप्रेजेंटेशन या साइज वाला प्रॉब्लम है तो वो सैंपलिंग है। अब मान लो साइज ठीक है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ आपने सैंपल ले लिया है और नेचर भी उसका रिप्रेजेंटेटिव, तो अब क्या कोई एरर ही नहीं आएगा क्या? नहीं, अभी तो पूरा प्रोसेस बाकी है। तो ये सब ठीक होने के बाद भी यदि कोई एरर आता है तो उन एरर्स को कहते हैं नॉन सैंपलिंग एरर्स। ओके, नॉन सैंपलिंग एरर्स आर एरर्स रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ डेटा। जब डेटा कलेक्ट किया जाता है उस टाइम पे जो एरर्स होते हैं उनको नॉन सैंपलिंग एरर्स कहते हैं। अब देखो, नॉन सैंपलिंग एरर्स में क्या है, एरर ऑफ मेजरमेंट। जब मेजर किया जा रहा है तो मान लो अलग अलग इन्यूमरेटर है, अलग अलग करस्पॉन्डेंट है, वो अपना अपना ही स्केल यूज कर रहे हैं, उसका यूनिट्स कुछ अलग है, इसकी यूनिट्स कुछ अलग है। वो राउंड ऑफ कर रहा है 1.4 पे, दूसरा राउंड ऑफ कर रहा है 1.6 या 7 पे। तो ये राउंडिंग ऑफ या स्केलिंग को लेके कि आपकी कौन सी यूनिट्स है, मेरी कौन सी यूनिट्स है, उसको लेके मेजरमेंट में कुछ एरर आ सकता है। तो वो वाले एरर्स, पहला एरर है नॉन सैंपलिंग वाला कि इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इन्यूमरेटर से पहले से ट्रेनिंग देंगे, उनको बता के रखेंगे कि वो स्केल बराबर यूज करे और राउंडिंग ऑफ में कहाँ पे ध्यान रखना है। मतलब कोई एक रिस्पोंडेंट कह रहे हैं कि हाँ शायद लगभग वही, हाँ मेरा आधा मन है वही, एक आधे को आधा समझ रहा है और एक लगभग को आधा समझ रहा है, सो कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द फाइनल रिजल्ट। एरर ऑफ मेजरमेंट। देन नॉन रिस्पॉन्स, जैसे ये इन्यूमरेटर का या करस्पॉन्डेंट का एरर था, ये जो नॉन रिस्पॉन्स और मिस इंटरप्रिटेशन और इवन कैलकुलेशन है, ये तीनों रिस्पोंडेंट के एरर है। नॉन रिस्पॉन्स मतलब कई सारी इंफॉर्मेशन दी नहीं, क्वेश्चन लिया 10 में से 6 क्वेश्चन फिल किए, 4 फिल किए, नॉन रिस्पॉन्स। कभी कभी क्वेश्चन किसी को भेज दिया, उसने वापस ही नहीं भेजा, कोई रिस्पॉन्स। तो नॉन रिस्पॉन्स इज अ एरर, उससे आपका डेटा कंप्लीट नहीं हो पाता। मिस इंटरप्रिटेशन,
आपने क्वेश्चन में कुछ और पूछा है और रिस्पोंडेंट उससे कुछ और ही समझ रहा है। मतलब आपका क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है, हम लोग सामने वाले का क्वेश्चन सुनते नहीं, हम पहले ही बोलते हैं हाँ मुझे आ गया, समझ आ गया, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ और पूछ रहा है और आपको जो समझ आया वो अलग है। तो मिस इंटरप्रिटेशन कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा कलेक्शन। ऐसा कई बार होता है, हमको भी तो एग्जाम में नहीं होता, एग्जाम में हम कई बार आंसर लिख के आ जाते, फिर हम बोलते हैं मैंने तो सही लिखा था, फिर बाद में जब हमारी आंसर शीट हमारे हाथ में आती है तब हम देखते हैं अरे यार मैं तो वो सोच रहा था, मिस इंटरप्रिटेशन। तो क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट किया। देन नेक्स्ट इज कैलकुलेशन और अरिथमेटिक एरर। कैलकुलेशन और अरिथमेटिक एरर मतलब यदि आपके क्वेश्चनियर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह या कुछ और अरिथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऑपरेशंस करने हैं तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। हमने एक गुड क्वेश्चनियर वाले में देखा था कि अरिथमेटिकल जो एरर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हमने देखा था कि एक अच्छे क्वेश्चनियर में आपको अरिथमेटिकल या कैलकुलेशन चीजों को अवॉइड करना है, लेकिन फिर भी यदि कभी आपको रखना पड़ गया और उसकी वजह से यदि कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई, सो दोज एरर्स आर रिलेटेड टू कैलकुलेशन एंड अरिथमेटिकल। देन लास्ट इज सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस का मतलब ये है कि जिस टाइम पे सैंपल बनाया गया उसका साइज ठीक है, नेचर में ठीक है, लेकिन उसमें काफी सारी चीजें इन्वेस्टिगेटर ने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर ली और कुछ लोगों को इक्वल चांस ही नहीं मिला सिलेक्ट होने का। लोगों को मतलब आइटम्स को, तो पॉपुलेशन के कुछ आइटम्स को बराबरी का चांस नहीं मिला, तो दैट कैन बी अ सैम्पलिंग बायस व्हिच कैन लीड टू डिफरेंसेस इन द ओपिनियन ऑफ द पॉपुलेशन। को लग सकता है हमको सिलेक्ट नहीं किया, उनको ही सिलेक्ट करके ले गए। डिबेट की अनाउंसमेंट हुई, पर सब होता है कई बार, देखो क्लास में, स्कूल में कंपटीशन होती है, आप असेंबली में खड़े होते हो और असेंबली में सामने स्टेज पे से प्रिंसिपल सर अनाउंस करते हैं कि बेटा हमारे जो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के विनर में हमारा सेकंड पोजीशन है, और आप कहते हो अच्छा डिबेट कंपटीशन ये कब हुई, ये तो मुझे पता ही नहीं। मतलब फिर तब आप बोलोगे अरे यार ये इनका बराबर, वो दो बच्चों को ही पता चला सिर्फ डिबेट कंपटीशन। तो यदि ऐसा है कि बाकियों को पता ना चले या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले उसके लिए, तो दैट कैन बी अ बायस, और ये इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बायस। सो इन्यूमरेटर और करस्पॉन्डेंट, ये वाला रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेटर, एंड देन दिस आर रिलेटेड टू रिस्पोंडेंट्स। तो ये सारे वो हैं जो डेटा के कलेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। और सैंपल लेने में ही कुछ एरर आ जाए, साइज और नेचर ऑफ वो है, तो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सैंपल की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, देन इट इज अ सैम्पलिंग एरर। ये वाला प्रॉब्लम सैंपल की वजह से नहीं हुआ है, ये वाला प्रॉब्लम हुआ है बंदे की मिस ट्रेंड होने की वजह से या इन्वेस्टिगेटर के बायस्ड होने की वजह से। इसका सैंपलिंग से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं और ये सैम्पलिंग एरर्स। तो इस टाइप से ये दोनों का एरर्स। और फियर ऑफ एरर्स शुड नॉट स्टॉप यू, इट शुड ओनली प्रिपेयर यू टू डील विद इट। वो बोलो भैया हमको बता रहे हैं कि भाई जो एरर्स के डर से आपको रुकना नहीं है, आपको एरर्स के बारे में सोच के उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाना, ठीक। ये मैंने यहाँ पे बना रखा था और मिटाया इसलिए नहीं क्योंकि क्लास में तो यूजुअली बच्चे वगैरह होते हैं मेरे सामने, तो मुझे काफी अच्छा लगता है इंटरेक्टिव, लेकिन यहाँ पे जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ, ये बोलू भाई बैठा हुआ दिखता है तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता हूँ, अकेला नहीं लगता मुझे, तो उसके लिए यहाँ पे मिटाया नहीं है। सो ये हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा का चैप्टर था, यहाँ पे ये सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप किताब जरूर रीड करें, क्वेश्चंस आंसर्स प्रैक्टिस करें, और 11th क्लास है इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना, ठीक है। कोई क्लास लाइटली लेने के लिए नहीं होती, गलत सिखाते हैं वो, तो बोलते हैं कि 10th इंपॉर्टेंट है, 12th इंपॉर्टेंट है, तो 11th नहीं है क्या इंपॉर्टेंट, हर साल हर दिन इंपॉर्टेंट रहता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी एक दिन आप सांस लेना भूल गए, तो क्या बोलोगे अरे यार मैं बचपन से तो सांस ले रहा हूं, अब क्यों लूं सांस, रहने दो आज नहीं लेता, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ सीरियस। ऐसा करना मत, डोंट ट्राई दिस एट होम, ओके। लेकिन एक चीज सोचो, 11th का साल है, मजाक मस्ती और खेलना कूदना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस साल में जब आप पे परफॉर्मेंस का उतना प्रेशर नहीं है ना, तो आप अपनी स्किल्स को अच्छे से सुधार सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।